तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम या फिर कहे तो सोनेट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है टू द कुकू बाय श्री औरोबिंदो। तो चलिए हमारी पोयम में यानी कि हमारे सोनेट में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे राइटर के बारे में यानी कि हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो श्री औरोबिंदो, इनका जो जन्म है वो 15 अगस्त 1872 कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया में हुआ था। दोस्तों वो एक इंडियन पोएट, योगी, महर्षि, इंडियन नेशनलिस्ट थे। दोस्तों इन्होंने जो है वो वंदे मातरम इस न्यूज़पेपर को एडिट भी किया है। उनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि सत्यवान एंड सावित्री, वन डे, रेवलेशन, ब्राइड ऑफ द फायर एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 5 दिसंबर 1950 पौंडीचेरी इंडिया में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि इस पोएम में हमें क्या बताया गया है, यानी कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है, ये भी हम डीप में जान लेंगे ताकि आपको पोएम पढ़ते वक्त किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए इस पोयम के बारे में तो ये जो पोयम है टू द कुकू, ये एक बहुत ही प्यारी पोयम है जो कि स्प्रिंग सीजन और कोयल यानी कि जो कुकू होती है उसकी मीठी आवाज़ यानी कि उसके बारे में लिखी गई है। यानी कि ये पोयम किस चीज़ के बारे में है तो एक तो स्प्रिंग सीजन के बारे में है यानी कि वसंत ऋतु के बारे में है, और दूसरी चीज़ है कुकू यानी कि कोयल जिसे कहते हैं जो बहुत ही मीठा गाती है, उसकी आवाज़ पर ये पोयम लिखी गई है। दोस्तों इस पोयम में बताया गया है कि जब ठंड का मौसम खत्म होता है तो चारों तरफ नए फूल खिलते हैं। चारों तरफ नए फूल क्यों खिलते हैं तो ठंड के बाद स्प्रिंग सीजन आता है और बाद में क्या होता है, ठंडी हवा चलती है और आसमान से एक सुंदर रोशनी आती है। ऐसी रोशनी जो हमें चुभती नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती, नेचर बिल्कुल बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों ऐसे खुशनुमा माहौल में जब कोयल गाना शुरू करती है तो उसकी आवाज़ एक जादू की तरह हर तरफ यानी कि चारों तरफ फैल जाती है। वो अपनी आवाज़ से सूखे हुए पेड़ों, बगीचों और नदियों में फिर से जान भर देती है। यानी कि जो चीज़ें सारी सूख गई थी ठंड की वजह से, उनमें जो है वो स्प्रिंग सीजन में जाकर जो है वो मतलब कि जान आ जाती है। दोस्तों इस पोयम का मेन मैसेज ये है कि ये जो कोयल का गीत है वो सिर्फ नेचर को ही नहीं बदलता, बल्कि जो टेंशन है, दुखों में डूबा हुआ जो इंसान है उसके दिल को भी बिल्कुल साफ कर देता है और उसमें बचपन जैसी मासूमियत और सच्ची खुशी वापस ले आता है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोयम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोयम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस पोयम की हमारी सबसे पहली लाइन आती है, साउंड्स ऑफ द वेकनिंग वर्ल्ड द ईयर्स इंक्रीज। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इस लाइन में के जो मतलब कि हार्ड वर्ड्स है, जो मुश्किल वर्ड्स है उनको समझेंगे। सबसे पहला वो हमारे पास वर्ड आता है वेकनिंग वर्ल्ड। वेकनिंग वर्ल्ड का मतलब होता है जागती हुई दुनिया। यहाँ पर इसका मतलब है कि ठंड के मौसम में जो सब कुछ सुन्न और सोया सोया सा लगता है, पर अब जो मतलब कि ठंड खत्म हो गई है तो सब कुछ जाग गया है। यानी कि वेकनिंग वर्ल्ड का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो ठंड का मौसम है उसे जो है वो मतलब कि सोया हुआ टाइम बताया गया है। यानी कि ठंड में क्या हो जाता है तो सारी चीज़ें जो है वो सुन्न पड़ जाती है, सारी चीज़ें जो है वो नम्ब हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो मतलब कि ठंड के सीज़न में सारी चीज़ें सो चुकी है। अब जैसे स्प्रिंग सीज़न आ रहा है, मौसम बदल रहा है, तो सारी चीज़ें मतलब कि जागेगी यानी कि उठेगी, सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि फलेगी फूलेगी। तो इसे यहाँ पर जो है वो वेकनिंग वर्ल्ड कहा गया है। देन इसके बाद है द ईयर्स इंक्रीज। दोस्तों द ईयर्स इंक्रीज का मतलब होता है साल का आगे बढ़ना या फिर साल का तरक्की करना। इसका मतलब है कि नया मौसम यानी कि नया जो सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है, वो आ रहा है। यानी कि साल क्या कर रहा है तो आगे बढ़ रहा है। ठंड का मौसम था तो अब जो है वो ठंड के मौसम से मौसम यानी कि जो सीज़न है वो कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है तो स्प्रिंग सीज़न की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यानी कि ईयर क्या कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है। और इस मौसम में यानी कि स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है तो पेड़ पौधे, नए फूल, फल फूल यानी कि मतलब कि पेड़ों पर आने लगते हैं। तो दोस्तों इस लाइन में ओवरऑल हमारे पोएट क्या कह रहे हैं कि देखो अब जो ठंड का मौसम है वो जा रहा है और साल का एक नया और अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। इस बदलते मौसम में हर तरफ से ऐसी आवाज़ें आ रही है मानो पूरी दुनिया, सारे पेड़ पौधे और सारे जीव जंतु गहरी नींद से जाग रहे हो। चारों तरफ एक नया जोश और नए जीवन की शुरुआत हो रही है और सब कुछ क्या कर रहा है तो बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, ग्रो कर रहा है बेसिकली।
तो दोस्तों इस लाइन को हम अगर हमारी रियल लाइफ से रिलेट करके देखें तो इसका जो डीप मतलब है वो ये है कि जब हमारे जीवन में दुख या फिर उदासी खत्म होती है, दुख या फिर उदासी हमारी जो लाइफ की मतलब कि जो सॉरोफुल मोमेंट्स होते हैं उसे यहाँ पर जो है वो ठंड की तरह दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब हमारे लाइफ में से जब दुख या फिर उदासी खत्म होती है तो हमारा दिल और दिमाग फिर से खुशियों से जाग जाता है, यानी कि हमारी लाइफ का भी स्प्रिंग सीजन जो है वो ठंड से गुजर कर ही आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जब मतलब कि ठंड का सीज़न गुजर जाता है तो एक स्प्रिंग सीज़न आता है और स्प्रिंग सीज़न में सब कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, सारी चीज़ें ग्रो करती है, नई नई चीज़ें जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। बेसिकली ये जो लाइन है वो एक नए बदलाव और नए उम्मीद की शुरुआत को दिखाती है। तो इस तरीके से आपको इस एक लाइन को समझना है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है पैसेज ऑफ विंड एंड ऑल हिज ड्यूई पावर्स। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले वर्ड्स को समझेंगे। पैसेज ऑफ विंड, पैसेज ऑफ विंड का मतलब होता है हवा का चलना, हवा का गुजरना, उसे पैसेज ऑफ विंड कहा जाता है। ड्यूई पावर्स, ड्यूई पावर्स का क्या मतलब होता है? ड्यू का मतलब होता है ओस, ओके, और पावर का मतलब होता है ताकत। तो यानी जो सुबह सुबह जो घास और पत्तों पर जो पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखती है ना, उसे यहाँ पर ओस कहते हैं। और पावर्स का मतलब है ओस की वजह से जो माहौल में ताजगी आती है, ठंडक आती है, एक फ्रेशनेस आती है, तो उसे यहाँ पर ड्यूई पावर्स कहा गया है। यानी कि जो ओस की बूंदों की वजह से जो मतलब कि मौसम में यानी कि जो माहौल में एटमॉस्फेयर में ताजगी आती है, फ्रेशनेस आती है, उसे यहाँ पर ड्यूई पावर्स कहा गया है। अब इसे ओवरऑल समझते हैं। दोस्तों इस लाइन में हमारे पोएट कह रहे हैं कि इस नए मौसम में जो हवा चल रही है वो अपने साथ ओस की ताजगी भी लेकर आ रही है। क्या कर रही है? तो ड्यूवी पावर्स भी लेकर आ रही है। जैसे जब ठंडी ठंडी हवा चलती है और उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर होती है, उसमें थोड़े से मतलब कि नमी होती है, तो हमें जो है वो कितना सुकून मिलता है, हमें जो है वो सब कुछ नया लगता है, फ्रेश लगता है, धुला धुला सा लगता है। बस वही बात यहाँ पर कही गई है कि हवा चल रही है और वो चारों तरफ ठंडक और ताजगी बिखेर रही है, यानी कि अपनी ड्यूवी पावर्स दिखा रही है। दोस्तों इस लाइन को अगर हम रियल लाइफ से रिलेट करें तो इस लाइन का डीप मतलब ये है कि हवा और ओस यहाँ पर जो है वो एक मरहम यानी कि एक हीलिंग की तरह काम कर रहे हैं। जैसे हमारे जीवन में जब कोई अच्छी उम्मीद या फिर कोई खुशी की हवा चलती है तो वो जो हवा है वो हमारे सारे पुराने दुखों को धो देती है, मिटा देती है, भुला देती है। तो और हमारे अंदर जो है वो एक नई जान फूंक देती है, खुशी हमारे अंदर भर देती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है कि नेचर जो है यानी कि जो प्रकृति है वो हमें बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर से ताज़ा और खुश कर देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों आगे हमारी लाइन आती है विथ ब्रेथ एंड लाफ्टर ऑफ न्यू बेद फ्लावर्स। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले वर्ड्स को समझेंगे। दोस्तों ब्रेथ का मतलब होता है सांस लेना, यहाँ पर इसका मतलब फूलों की खुशबू से है। ध्यान रखना है कि ये जो सांस लेना या फिर ब्रेथ यहाँ पर कहा गया है इसका मतलब क्या है, तो फूलों की खुशबू से है। जैसे कि मतलब कि फूलों की खुशबू जब फैलती है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि फूल सांस ले रहे हो और उनकी जो खुशबू है वो हवा में चारों तरफ घुल रही हो। तो उस तरीके से यहाँ पर जो है वो इसे बताया गया है। लाफ्टर का मतलब होता है हंसना, हंसी या फिर मुस्कुराहट जिसे हम कह सकते हैं। और न्यू बेथ फ्लावर्स का मतलब है अभी अभी नहाए हुए फूल, यानी कि सुबह सुबह जब फूलों पर ओस की बूंदें गिरती है तो वो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो अभी अभी नहाकर निकले हो। यानी कि इस लाइन में हमारे पोएट कह रहे हैं कि सुबह सुबह जब फूलों पर ओस की बूंदें गिरती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी अभी निकल आए हो, और जब वो खिलते हैं तो उन्हें देखकर लगता है कि जैसे वो जोर जोर से हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उनके खिलने से जो सांस का मतलब मैंने आपको पहले बताया, सांस का मतलब होता है खुशबू से, यहाँ पर बेसिकली सांस का मतलब खुशबू से है। तो उनके खिलने से जो सांस निकल रही है, जो खुशबू निकल रही है, वो पूरे हवा में फैल चुकी है। मतलब पूरे माहौल में फूलों की हंसी और उनकी खुशबू जो है वो भरी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है पूरे माहौल में फूलों की हंसी और खुशबू, मतलब कि पूरे माहौल में, मतलब कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि पूरे माहौल में, पूरे एटमॉस्फेयर में जो है वो मतलब कि हमारे पोएट देख पा रहे हैं कि फूल खिले हुए हैं और हर तरफ फूलों की खुशबू है। इससे यहाँ पर जो है वो फूलों की हंसी और फूलों की खुशबू बताया गया है। दोस्तों इस लाइन में हमारे पोएट ने बेसिकली फूलों को इंसान की तरह दिखाया है। इसको इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यानी कि जब भी किसी चीज़ को यानी कि नॉन लिविंग थिंग को इंसान की तरह दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर उसमें इंसान की क्वालिटीज़ दी जाती है, तो उसे हम इंग्लिश में या फिर फिगर ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। इसका अगर डीप मतलब समझे तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जैसे जब कोई बच्चा नहा धोकर हंसता है तो कितना मासूम और प्यारा लगता है ना, वैसे ही नेचर के फूल भी एकदम मासूम है। दोस्तों ये जो लाइन है वो हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी ठंड या फिर मुश्किलें आए,
ठंड का मतलब होता है दुख दुख आना या फिर मुश्किलें आना, मुश्किल हालात होना। तो हमारे राइटर क्या कह रहे हैं, हमारे पोइट क्या कह रहे हैं कि ये जो लाइन है वो हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी ठंड आए, कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन जब नया दिन शुरू हो तो हमें इन सारे फूलों की तरह सब कुछ धोकर खुशी से मुस्कुराना चाहिए, यानी कि सब कुछ भूल कर एक नई स्टार्टिंग करनी चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारी इस एक लाइन में हमें समझाया गया था। दोस्तों आगे बताया जाता है एंड दैट डीप लाइट ऑफ हेवन अबव द ट्रीज। दोस्तों डीप लाइट का मतलब होता है बहुत ही गहरी या फिर बहुत ही तेज रोशनी। यहाँ पर इसका मतलब ऐसी धूप या फिर ऐसी रोशनी से है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही शांत लगती है, बहुत ही डिवाइन लगती है बेसिकली। हेवन का क्या मतलब होता है, हेवन का मतलब होता है आसमान या फिर स्वर्ग जिसे हम कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हेवन का मतलब आसमान यानी कि स्काई से है। अबव द ट्रीज का मतलब आपको पता है पेड़ों के ऊपर। अब इस लाइन को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों इस लाइन में हमारे पोएट कह रहे हैं कि उन बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर आसमान से एक बहुत ही प्यारी और गहरी रोशनी यानी कि धूप जो है वो नीचे आ रही है, बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर से। जैसे कि यहाँ पर जो है वो एक हमें इमेज बताई गई है, आपको इमेजिन करना है कि जैसे सुबह के वक्त जब धूप निकलती है और पेड़ों के ऊपर से छनकर ज़मीन पर आती है, तो जो कितना मतलब कि देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लगता है, कितना डिवाइन लगता है जैसे ऊपर आसमान से भगवान का आशीर्वाद जो है वो मतलब कि रोशनी के रूप में, धूप के रूप में हमारे ऊपर गिर रहा हो। तो बस वही एक नज़ारा, वही एक सीन जो है वो हमें यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इस लाइन का डीप मतलब ये है कि दुनिया में चाहे कितना भी अंधेरा या फिर कितना भी दुख क्यों ना हो, ऊपर वाले की जो कृपा है या फिर जो रोशनी है वो हमेशा हमारे ऊपर रहती है। पेड़ यहाँ पर धरती की चीज़ों को दिखाते हैं और उनके ऊपर जो रोशनी यानी कि जो धूप है वो बता रही है कि सृष्टि में हर चीज़ के ऊपर यानी कि हर एक चीज़ के ऊपर एक डिवाइन यानी कि भगवान की शक्ति है जो हम सब पर नज़र रखती है, हमें संभालती है, हमें सही राह दिखाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद आगे हमारी लाइन कहती है अवेक मिड लीव्स दैट म्यूज इन गोल्डन पीस। दोस्तों यहाँ पर अवेक का मतलब होता है जाग जाना या फिर होश में आना। मिड लीव्स का मतलब होता है पत्तों के बीच में। मिड का मतलब होता है बीच में और लीव्स का मतलब होता है पत्ते। म्यूज का क्या मतलब होता है, म्यूज का मतलब होता है कुछ सोचना या फिर खोएपन में ध्यान लगाना। जैसे जब हम मतलब कि बिल्कुल शांत बैठकर कुछ सोच रहे होते हैं या फिर किसी डीप थॉट में खो जाते हैं तो उसे यहाँ पर म्यूज कहा गया है। और गोल्डन पीस का क्या मतलब होता है, गोल्डन पीस का मतलब होता है सुनहरी शांति, यानी कि सुबह की सुनहरी धूप में जब सब कुछ एकदम शांत और सुकून भरा लगता है तो उसे यहाँ पर गोल्डन पीस कहा गया है। अब यहाँ पर इस लाइन में हमें क्या समझाया गया है, दोस्तों इस लाइन में हमारे पोएट कह रहे हैं कि सुबह की सुनहरी धूप में पेड़ों के पत्ते एकदम शांत खड़े हैं, यानी कि पेड़ों के पत्ते में कोई भी हलचल नहीं है, मानो कि वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। यानी कि पेड़ों के पत्ते कैसे लग रहे हैं, जैसे कि वो बहुत ही डीप थॉट में डूब चुके हैं, इस तरीके से वो एकदम शांत है। और उन्हीं पत्तों के बीच में से कोई चीज़ जाग उठी है, और वो चीज़ कौन सी है, वो चीज़ है कुकू। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोएट इशारा कर रहे हैं कि उन्हीं पत्तों के बीच में छुपी हुई कोयल अब जाग गई है और अब अपना गीत गाने वाली है, गीत शुरू करने वाली है। दोस्तों इस लाइन में जो है वो कहीं पे भी डायरेक्टली ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि कुकू ही वो चीज़ है, लेकिन एक मतलब कि हमारे पोएट जो है वो आगे आने वाली लाइन्स का अभी रेफरेंस दे रहे हैं कि वो चीज़ कौन सी है। यानी कि एक तरीके से हमें हिंट दिया गया है, इशारा किया गया है कि वो जो कुकू है वो उन सारे पत्तों के बीच में छुपी हुई है और नेचर एकदम शांत है, तो वो अब अपना गीत गाएगी। यानी कि माहौल में जो है वो बहुत ही सुकून जैसा है और चारों तरफ जो है वो सुनहरी शांति फैली हुई है, और उस सुनहरी शांति के मतलब कि पेड़ों के पत्तों के बीच में कोई ऐसी चीज़ बैठी है जो मतलब कि अब इस माहौल को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना देगी। दोस्तों इस लाइन का गहरा मतलब जो है वो ध्यान और मेडिटेशन यानी कि शांति से जुड़ा है। जैसे जब हम बिल्कुल शांत होकर बैठते हैं तभी हमारे अंदर अच्छी आवाज़ या फिर अच्छी कोई विचार जागने लगते हैं। यानी कि बहुत ही शोर शराबे में या फिर बहुत ही डिस्टर्बेंस में आप कुछ अच्छा सोच नहीं सकते, यानी कि कभी भी आपके मन के अंदर जो है वो मतलब कि अच्छे विचार डिस्टर्बेंस में नहीं आएंगे। वैसे ही जब नेचर एकदम शांत और सुकून में बैठती है तभी उसमें कोयल की वो प्यारी आवाज़ निकलने वाली है। दोस्तों ये लाइन बताती है कि असली खूबसूरती और ज्ञान जो है वो शांति में मिलता है, डिस्टर्बेंस में नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन है स्वीट नॉइज ऑफ बर्ड्स बट मोस्ट इन हेवनली शावर्स। दोस्तों स्वीट नॉइज का मतलब होता है मीठी आवाज़ या फिर प्यारा सा शोर। वैसे तो अगर हम शोर ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कि शोर मतलब कि बुरा होता है, बुरी आवाज़ें होती है, पर चिड़ियाओं की जो चहचहाट है वो हमें अच्छी लगती है।
उसे यहाँ पर जो है वो हमारे पोइट ने स्वीट नॉइस कहा है बेसिकली। हेवनली शावर्स का क्या मतलब होता है? हेवनली शावर्स का मतलब होता है आसमान से होने वाली प्यारी बारिश। जैसे वसंत के यानी कि स्प्रिंग के मौसम में हल्की हल्की जो बूंदाबांदी होती है, फिर जो बूंदें गिरती है, हल्की हल्की जो बारिश होती है, उसे यहाँ पर हेवनली शावर्स कहा गया है। तो दोस्तों इस लाइन में हमारे पोएट कह रहे हैं कि सुबह सुबह सारे पक्षियों की मीठी मीठी चहचहाट शुरू हो चुकी है, जो सुनने में बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही सुकून दे रही है। लेकिन इस पूरे माहौल में सबसे खास और सबसे सुंदर वक्त तब होता है जब आसमान से हल्की हल्की प्यारी सी बारिश की बूंदें गिरती है। उस बारिश के दौरान जो संगीत बनता है वो सबसे अलग यानी कि सबसे बेस्ट होता है। दोस्तों इस लाइन का गहरा मतलब क्या है? तो इस लाइन में हमारे पोएट ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी में जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो तो हमेशा रहती है, जैसे कि चिड़ियों का गाना, यानी कि चिड़िया जब गाती है, ये वाली जो खुशी है वो हमारे लाइफ में हमेशा आती रहेगी, जो हमारे दिन को अच्छा बनाती रहेगी। लेकिन जब ऊपर वाले की कृपा बारिश के रूप में बरसती है हमारे ऊपर, तो वो जो माहौल है वो एकदम पवित्र और सच्चा सुकून देने वाला बना देती है। बेसिकली ये जो लाइन है वो हमें हर छोटी खुशी का मज़ा लेना सिखाती है। यानी कि ये जो लाइन है वो हमें क्या सिखा रही है कि हमें हमारी लाइफ के हर एक छोटे मोमेंट को अच्छे से जीना चाहिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद आगे हमारे पोइट कहते हैं द कुकूज वॉइस परवेड्स द ल्यूसिड आवर्स। दोस्तों यहाँ पर परवेड का मतलब होता है हर तरफ फैल जाना या फिर हर तरफ छा जाना बेसिकली। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे आप कमरे में अगर कोई धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती जलाए तो उसकी खुशबू क्या होती है, तो कमरे में पूरी तरफ मतलब कि फैल जाती है, घुल जाती है। तो उसे यहाँ पर परवेड होना कहते हैं। देन हमारे पास ल्यूसिड आवर्स बताया गया है। ल्यूसिड आवर्स का मतलब होता है साफ और सुनहरे घंटे, यानी कि साफ और सुनहरा वक्त। ये वक्त कौन सा होता है? तो ये वक्त होता है सुबह का वक्त, जब धूप एकदम साफ होती है, आसमान एकदम साफ होता है, सब कुछ एकदम ब्राइट और चमकदार होता है, तो उसे ही यहाँ पर ल्यूसिड आवर्स कहा गया है। अब इस लाइन में हमारे पोएट क्या कह रहे हैं? तो इस लाइन में हमारे पोएट कह रहे हैं कि उस साफ और सुनहरी सुबह के वक्त जैसे ही कुकू यानी कि कोयल गाना शुरू करती है, तो उसकी मीठी आवाज़ पूरे माहौल में गूंज उठती है। यानी कि उसकी मीठी आवाज़ क्या करती है, तो हर तरफ फैल जाती है, हर तरफ परवेड हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि उस वक्त हवा के हर एक कोने में सिर्फ और सिर्फ कोयल की ही मीठी आवाज़ मतलब कि छाई हुई हो। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इस लाइन का गहरा मतलब ये है कि जब कोई सच्ची और पवित्र चीज़ जैसे कि कोयल का गीत या फिर कोई अच्छा विचार हमारे अंदर आता है, तो वो जो विचार है वो सिर्फ हमारे तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे आसपास के पूरे माहौल को भी बदल देता है, पूरे माहौल में मतलब कि घुल जाता है। हमारा मन अगर साफ और शांत है, यानी कि हमारा मन अगर साफ और ल्यूसिड है, तो उसमें अच्छी बातें बहुत ही जल्दी और बहुत ही गहराई से उतर जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे साफ सुबह में कोयल की आवाज़ हर तरफ फैल जाती है, उसी तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है इज प्रीस्ट एंड समनर ऑफ दिस मेलेडीज। दोस्तों प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी या फिर पंडित, जो मंदिर या फिर चर्च में हम सबको मतलब कि पूजा करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, उन्हें हम प्रीस्ट कहते हैं। समनर का मतलब होता है बुलावा भेजने वाला या फिर सबको बुलाने वाला, इकट्ठा करने वाला, उसे समनर कहा गया है। और मेलेडीज का मतलब होता है मीठे गीत या फिर संगीत या फिर जिसे हम गाना कहते हैं, तो वो होती है मेलेडीज। तो इस लाइन में हमारे पोएट कह रहे हैं कि कोयल की जो आवाज़ है वो बाकी सारे पक्षियों के संगीत के लिए एक पुजारी और बुलाने वाले की तरह है, यानी कि एक प्रीस्ट और समनर की तरह है। जैसे मंदिर का पुजारी घंटी बजाकर सबको भगवान के पास बुलाता है और माहौल को पवित्र बना देता है, ठीक उसी तरीके से कोयल जब अपनी आवाज़ निकालती है तो लगता है कि वो बाकी सारे पक्षियों को भी गाने के लिए बुला रही है और इस मौसम को एक मंदिर की तरह पवित्र बनाना चाहती है। यानी कि यहाँ पर जो है वो उस कुकू को, उस कोयल को जो है वो मतलब कि प्रीस्ट और समनर कहा गया है, यानी कि एक पुजारी, एक मतलब कि बुलाने वाला, इकट्ठा करने वाला व्यक्ति कहा गया है, जो सबको मतलब कि उस नेचर में मतलब कि बुलाना चाहती है। दोस्तों इस लाइन का डीप एनालिसिस अगर करें तो ये जो लाइन है वो ये कहती है कि कोयल को यहाँ पर जो है वो एक आम पक्षी की तरह नहीं माना गया है, बल्कि उसे एक स्पिरिचुअल गाइड यानी कि एक गुरु की तरह दिखाया गया है, एक डिवाइन एनर्जी की तरह दिखाया गया है। जैसे एक सच्चा गुरु हम सबके अंदर अच्छाई और संगीत को जगाता है, वैसे ही कोयल की आवाज़ पूरे नेचर के अंदर छुपे हुए संगीत को जगा देती है। वो आपको मतलब कि सबको जो है वो आपस में जोड़ने का काम करती है। इस तरीके से बताया गया है। दोस्तों इसके बाद अगली लाइन आती है द स्पेंट एंड वियरी स्ट्रीम्स रिफ्रेश देयर यूथ। दोस्तों स्पेंट का मतलब होता है थकी हुई या फिर बिल्कुल सूखी हुई, जिसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो, उसे हम जो है वो मतलब कि स्पेंट कहते हैं। वियरी का मतलब होता है बेहाल या फिर परेशान, यानी कि ठंड के मौसम में जमी हुई या फिर धीमी पड़ी हुई, यानी कि बहुत के हाल बेकार हो चुके हैं, उसे हम वियरी कहते हैं।
स्ट्रीम्स का मतलब होता है नदियाँ या फिर छोटे छोटे झरने। और रिफ्रेश देयर यूथ का मतलब होता है अपनी जवानी को फिर से ताज़ा करना, यानी कि फिर से नए जोश और नई तेज़ी से मतलब कि बहने की कोशिश करना, यानी कि नदियों के बारे में ये कहा गया है। तो इस लाइन को अगर अच्छे से समझे तो इस लाइन में हमारे पोएट कह रहे हैं कि ठंड के मौसम में जो नदियाँ और झरने थक चुके थे, बहना बंद हो चुके थे, या फिर जो नदियाँ या फिर जो झरने सूख रहे थे, वो अब इस नए स्प्रिंग मौसम में यानी कि स्प्रिंग के सीज़न में मौसम की बारिश और कोयल की आवाज़ को सुनकर फिर से ताज़ा हो गए हैं। यानी कि स्प्रिंग सीज़न में क्या हो रहा है, तो हल्की हल्की बारिश आ रही है, यानी कि पक्षी भी गाना गा रहे हैं, कोयल भी मतलब कि आवाज़ मीठी आवाज़ निकालती है। तो इन सारी चीज़ों को सुनकर जो है वो सारा जो माहौल है, सारा जो नेचर है वो फिर से मतलब कि ताज़ा हो चुका है, उनमें एक नया जोश आ चुका है और वो ऐसे बहने लगे हैं जैसे कि उनकी जवानी, उनका जो यूथ है वो वापस आ चुका हो एकदम ताज़ा और तेज़ी से। दोस्तों इस लाइन का अगर डीप मतलब समझे तो वो ये है कि ज़िंदगी में जब हम परेशानियों से थक जाते हैं या फिर हमारी जो उम्मीद है वो सूखने लगती है, हमारी होप टूटने लगती है, तो तब अगर हमें कोई मतलब कि इंस्पिरेशन मिले तो हम जो है वो फिर से नए जोश से भर सकते हैं, यानी कि भर जाते हैं। जैसे नदियों की जवानी वापस आ गई, यानी कि उनमें जो है वो एक यूथ वापस आ गया, वैसे ही हमारा थका हुआ मन भी एक नई उम्मीद के साथ फिर से जिंदा दिल हो सकता है अगर हमें सही इंस्पिरेशन मिले तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है एट दैट क्रिएटिव रेन एंड बैरन ग्रोव्स। दोस्तों क्रिएटिव रेन का मतलब होता है कुछ नया बनाने वाली या फिर नया जन्म देने वाली बारिश, यानी कि ऐसी बारिश जो धरती पर गिरती है तो सूखी चीज़ों को भी जिंदा कर देती है। तो ऐसी ही बारिश को क्रिएटिव रेन कहा गया है। बैरन का मतलब होता है बंजर, सूखा, या फिर जिसे हम खाली कह सकते हैं, यानी कि ऐसी ज़मीन या फिर ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी उगता नहीं है, फलता फूलता नहीं है, यानी कि जहाँ पर जीवन नहीं होता, तो ऐसी चीज़ों को हम बैरन कहते हैं। ग्रोव का क्या मतलब होता है, ग्रोव्स का मतलब होता है पेड़ों का झुंड या फिर थोड़ा छोटा सा बगीचा, बाग या फिर छोटा सा जंगल, उसे यहाँ पर ग्रोव्स कहा गया है। तो इस लाइन में हमारे पोएट कह रहे हैं कि जो बारिश हो रही है वो कोई आम बारिश नहीं है, वो एक जादू की तरह है जो नया जीवन बनाती है, उसे यहाँ पर क्रिएटिव रेन कहा गया है। जब ये बारिश उन बाग बगीचों पर गिरती है जो ठंड की वजह से एकदम सूखे और बंजर हो चुके हैं, यानी कि जो बैरन ग्रोव्स है, अगर ये बारिश उन पर गिरती है तो उनमें जान आ जाती है, यानी कि उनमें जीवन आ जाता है। तो वो सूखे पेड़ अब फिर से हरे भरे होने के लिए तैयार हो रहे हैं उस बारिश की वजह से। दोस्तों इस लाइन का मतलब अगर हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखें तो ये जो लाइन है वो ये बताती है कि जब हमारे अंदर कोई नया या फिर अच्छा विचार आता है तो ऊपर वाले का जैसे हमें आशीर्वाद मिल गया हो, इस तरीके से हमें लगता है। तो वो हमारे जो बंदर या फिर जो बंजर या फिर जो उदास या फिर जो निराश दिमाग है हमारा, उसमें भी जो है वो नए नए आइडिया या फिर खुशियाँ मतलब कि भर देता है। बारिश यहाँ पर बदलाव की ताकत को दिखाता है, जो दिखाता है कि कोई भी बुरी शक्ति जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहती है, उम्मीद की एक बूंद जो है वो काफ़ी होती है सब कुछ बदलने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है रिगेन देयर फेस ऑफ फ्लावर्स इन द रूथ। दोस्तों रिगेन का मतलब होता है वापस पा लेना या फिर कोई चीज़ फिर से मिल जाना। फेस ऑफ फ्लावर्स का मतलब होता है फूलों जैसा चेहरा। रूथ का मतलब होता है ममता, दया, तरस, पिटी या फिर कंपैशन जिसे हम कह सकते हैं। तो इस लाइन में हमारे पोएट कह रहे हैं कि जो बाग बगीचे ठंड में सूख गए थे वो इस जादुई बारिश के बाद फिर से फूलने या फिर यानी कि फूलों से भर चुके हैं, मानो कि उनको उनका जो फूलों जैसा सुंदर चेहरा है वो वापस मिल गया हो। और आगे पोएट जो है वो कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम्हारे अंदर नेचर की वही ममता और दया जो है वो दिखाई देती है। दोस्तों इस लाइन का गहरा मतलब ये है कि कुदरत यानी कि जो नेचर है वो हमारी माँ की तरह है। वो अपने बच्चे यानी कि पेड़ पौधे और हम सबको कभी भी उदास या फिर मुरझाया हुआ नहीं देख सकती। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के रोने पर तरस खाकर उसे गले लगा लेती है और बच्चा जो है वो मतलब कि माँ से गले लगकर जो है वो मुस्कुरा देता है, वैसे ही नेचर ने कोयल और बारिश के ज़रिए क्या किया है, तो सूखे पेड़ों पर दया दिखाई है ताकि वो फिर से फूलों की तरह हमेशा के लिए मुस्कुरा उठे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है ऑफ नेचर वेकनिंग हर डेड चिल्ड्रन मूव्स। दोस्तों ऑफ नेचर वेकनिंग इसका मतलब है कुदरत का जागना। डेड चिल्ड्रन का मतलब होता है मरे हुए या फिर सोए हुए बच्चे। यहाँ पर इसका मतलब सच में ये नहीं है कि कोई मरा हुआ बच्चा या फिर कोई सोया हुआ बच्चा, बल्कि ठंड के मौसम में जो पेड़ पौधे, घास या फिर जो फूल थे वो एकदम सूख कर बेजान हो गए थे, तो उन्हें ही पोइट ने जो है वो नेचर के सोए हुए या फिर मरे हुए बच्चे कहा है।
दोस्तों अगर पिछली लाइन से इस लाइन को अगर जोड़कर देखें तो पोएट कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम्हारी आवाज़ में कुदरत की वही ममता चली आ रही है जो अपने इन बेजान और सूखे हुए बच्चे यानी कि पेड़ पौधों को फिर से नींद से जगा रही है। तुम्हारी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि नेचर खुद आगे बढ़कर अपने उन बच्चों में फिर से जान फूंक रही है जो कि ठंड में बिल्कुल मतलब कि मर चुके थे, यानी कि बिल्कुल सो चुके थे, बेजान हो चुके थे। दोस्तों इस लाइन का अगर डीप एनालिसिस करें तो वो डीप एनालिसिस बहुत ही प्यारा है। श्री औरोबिंदो बताना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ पूरी तरीके से हमेशा के लिए कभी भी ख़त्म नहीं होती है। जो हमें मरा हुआ या फिर सूखा हुआ, सोया हुआ लगता है, वो असल में बस गहरी नींद में होता है। जैसे उसे सही वक्त पर मतलब कि प्यार और ममता मिलती है तो वो फिर से ज़िंदा हो उठता है। तो ये जो लाइन है वो हमें हर मुश्किल के बाद नए जन्म और नए उम्मीद पर भरोसा रखना सिखाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है। दोस्तों इसके बाद है बट चीफली टू रिन्यू दाउ हैस्ट द आर्ट। दोस्तों यहाँ पर इस लाइन में पोइट डायरेक्टली जो है वो कोयल से बात करते हुए कह रहे हैं कि हे कोयल, वैसे तो तुम पूरे बाग बगीचों को नया बना देती हो, लेकिन तुम्हारे पास सबसे खास और सबसे बड़ा हुनर एक और है, यानी कि एक और आर्ट है तुम्हारे पास। इन सब के अलावा भी कुछ है तुम्हारे पास किसी और चीज़ को भी एकदम नया और ताज़ा कर देने की शक्ति है, एक अनोखा जादू है। दोस्तों वो कौन सी चीज़ है और वो क्या शक्ति है वो हम अगली यानी कि हमारी आखिरी लाइन में देखेंगे। बेसिकली इस लाइन का गहरा मतलब ये है कि कोयल की आवाज़ में सिर्फ बाहरी दुनिया या फिर पेड़ पौधों को बदलने की ही ताकत नहीं है, उसका असली जादू तो इंसान के अंदर की दुनिया पर भी चलता है। पोइट यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आम लोग तो सिर्फ मौसम का बदलना देखते हैं, पर एक सच्चा इंसान ये समझता है कि नेचर का जो असली काम है वो इंसानों के अंदर के बदलाव से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से इस एक लाइन में बताया गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी आखिरी लाइन देखेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारी आखिरी लाइन आती है फ्रेश चाइल्डहुड इन द ऑब्सक्योर्ड ह्यूमन हार्ट। दोस्तों ऑब्सक्योर्ड का मतलब होता है अंधेरे में खोया हुआ, धुंधला या फिर दुख और चिंताओं से घिरा हुआ। ह्यूमन हार्ट का मतलब होता है इंसान का दिल। तो पिछली लाइन से जोड़कर हमारे पोएट कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा हुनर यानी कि जो सबसे बड़ा आर्ट है वो ये है कि जब तुम गाती हो तो तुम इंसान के उस दिल को जो दुनिया की चिंता, दुख और अंधेरे में कहीं खो गया है उसके अंदर फिर से वही बचपन जैसी मासूमियत, ताजगी और बेपरवाह खुशी भर देती हो। दोस्तों इस लाइन का गहरा मतलब बहुत ही सच्चा है कि जब हम बड़े होते हैं तो दुनिया की टेंशन, पैसे की चिंता, दुखों की वजह से हमारा जो दिल है, हमारा जो मन है वो अंधेरे में चला जाता है, यानी कि ऑब्सक्योर हो जाता है। हम जो है वो मुस्कुराना और छोटी छोटी बातों में खुश होना भूल जाते हैं। तो जो श्री औरोबिंदो है वो कह रहे हैं कि कोयल का जो गीत है जब हमारे कानों में पड़ता है तो वो एक जादू की तरह हमारे सारे बोझ को हटा देता है, मिटा देता है। वो हमें हमारे उस बचपन की याद दिलाता है जब हम बिना किसी टेंशन के खुश हुआ करते थे। यानी कि नेचर के पास हमारी आत्मा को फिर से मासूम और साफ करने की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस एक लाइन यानी कि हमारी आखिरी लाइन में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन तो यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों अगर इस पोएम का ओवरऑल मैसेज देखें तो इस पोएम का मैसेज ये है कि नेचर यानी कि कुदरत के पास इंसान के दुखों को दूर करने की एक जादुई ताकत होती है। जैसे कि कोयल का गीत और वसंत ऋतु की बारिश सूखे हुए पेड़ों और नदियों में फिर से जान भर देती है, ठीक उसी तरीके से वो दुनिया की टेंशन और चिंताओं में डूबे हुए इंसान के उदास दिल को भी बहुत ही बिल्कुल ताज़ा और साफ कर सकती है। दोस्तों बेसिकली ये जो पोएम है वो हमें ये सिखाती है कि चाहे ज़िंदगी में कितने भी मुश्किलें हो, जब हम नेचर के सुकून से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर का खोया हुआ बचपन, उसकी मासूमियत और सच्ची खुशी फिर से जाग उठती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पोएम में हमें यानी कि समझाया गया था। तो आई होप आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से पसंद आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।